वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। लास्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, उसमें आपका 3 क्वेश्चन बच गया था, तो उसको देखिए। यही है, एक ये था s+2/s³ इंटू s+1, ठीक है। तो इसमें भी वही करेंगे, s के जगह j पुट किए तो ये 2 + j और ये √4 + ω² ये सब आया। m की वैल्यू में इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा तो इन्फिनिटी आएगी, इन्फिनिटी पुट कीजिएगा तो 0 आएगी। 5 tan इनवर्स ω/2 इन तीनों को कीजिएगा तो 90 90 90 तो 170 डिग्री होगा ना, ऊपर जाएगा तो -270 और ये माइनस tan इनवर्स ओमेगा इक्वल टू 0 पर अगर एंगल निकालेंगे तो ये होगा -270 डिग्री, और इन्फिनिटी पर निकालेंगे तो भी -270 डिग्री होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाए, ओमेगा की जगह अगर 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या -270 डिग्री। और ओमेगा की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ भी π/2 हो जाएगा और यहाँ भी -π/2, तो ये दोनों कैंसिल, फिर क्या मिलेगा -270 डिग्री। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि अगर दोनों एंगल सेम है तब क्या हो। देखिए, अगर दोनों एंगल का डिफरेंस पॉजिटिव होता था तो इंडिंग डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता था, अगर डिफरेंस निगेटिव होता था तो इंडिंग डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता था। अगर डिफरेंस 0 है तो क्या होगा, तो डिफरेंस अगर 0 है तो इंडिंग डायरेक्शन ना तो क्लॉकवाइज होगा ना एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल टू जिस भी एक्सिस के क्रॉस हो उसके पैरेलल होगा। तो वही मैंने यहाँ लिखा है पैरेलल टू एक्सिस, मतलब कि इंडिंग डायरेक्शन जो है स्टार्टिंग डायरेक्शन तो क्लॉकवाइज होगा क्योंकि पोल पहले है, जो में एक्सिस के लेफ्ट तरफ में सबसे एडजेसेंट में क्या है, पोल है -1 पे, जीरोस तो -2 पर है, पोल है -1 पे। तो स्टार्टिंग डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, एंडिंग डायरेक्शन पैरेलल टू एक्सिस क्योंकि 5 - π2 = 0, और स्टार्ट कहां से होना है -270 डिग्री से, और एंड भी कहां पे होना है -270 डिग्री पर। तो इस तरह से कैसे बनाएंगे कि यहां से स्टार्ट किए है ना, और स्टार्टिंग डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो ऐसे, ठीक है, ये क्लॉकवाइज है ना, और एंडिंग डायरेक्शन भी, एंडिंग डायरेक्शन पैरेलल टू एक्सिस, इसी एक्सिस के पैरेलल, तो यहां से लाए बीच में और उसके बाद पैरेलल ले गए। ये पैरेलल बता रहा है कि ना तो एंडिंग डायरेक्शन आपका क्लॉकवाइज है और ना ही एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो इसका पोलर प्लॉट ये हो गया आपको। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए, s+1/s² * s+2 + s+3, इसमें भी आप सब कुछ करते आएंगे तो आपको जो ओमेगा इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड है वो इन्फिनिटी मिलेगा और इन्फिनिटी पे मैग्नीट्यूड 0 मिलेगा, मतलब शॉर्ट अप्रोच यूज कर सकते हैं, कोई नेगेटिव साइन भी नहीं है। एंगल निकालेंगे अगर ओमेगा इक्वल टू 0 पर तो -180 डिग्री मिलेगा और इन्फिनिटी पे निकालेगा तो -270 डिग्री मिलेगा। 5 - π2 करेंगे तो 90 डिग्री पॉजिटिव मिलेगा, और इसका मतलब है कि इंडिंग डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज। और स्टार्टिंग डायरेक्शन तो जीरोस आपका सबसे पहले है, -1 पर 0 है, -2 पे पोल है, तो स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसका कैसा बनेगा, इसका कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना, ये है फिगर। ये स्टार्ट होना है -180 डिग्री से, और स्टार्टिंग मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी है इसलिए इसके पैरेलल लिए, और स्टार्टिंग डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है और एंड करना है क्लॉकवाइज। तो स्टार्टिंग डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको ऐसे ले गए, यार नीचे ले आए ऐसे, और उसके बाद इसको ऐसे ऊपर की तरफ उठाए हैं, है ना, ये ऐसे। ये जो ट्रेंड है, ये जो डायरेक्शन ही क्या बता, ये जो एरो है ना, ये एरो ही बता रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मतलब कैसा, ऐसा, ये एरो ही ये बता दे रहा है कि ये स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे जा रहा है स्टार्टिंग डायरेक्शन, और एंडिंग डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो एंडिंग डायरेक्शन में यहां पे लाने के बाद मैंने ऐसे इसको घुमा दिया, ठीक है। तो ये इसका पोलर प्लॉट बनेगा। इसमें हो सकता है आप लोग को दिक्कत हुई हो, कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि कुछ इस तरह से हो, ये ऐसे ऐसे, और उसके बाद देखिए कॉर्नर, अगर ऐसे आप सोचेंगे तो कॉर्नर आ रहा है यहाँ, एक तो ये बात है। दूसरा, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप, मैंने आपको बताया कि कट करेगा कि नहीं करेगा, इसको जानने के लिए आप यहाँ पे ये जो इक्वेशन है 5 का, इसमें आप -180 डिग्री पुट करके आप देखिए कि ओमेगा की कुछ फाइनाइट वैल्यू आ रही है कि नहीं।
अगर फाइनाइट वैल्यू आ रही है इसका मतलब है कि कट करेगा, है ना। अगर इनफाइनाइट आ रहा है या कुछ इनफाइनाइट अगर आ रहा है तब होगा कि कट नहीं करेगा। तो जब आप इसको चेक भी करेंगे, यहाँ पर चेक तो करना ही पड़ेगा ना कि यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या है, और ओमेगा पता चल जाएगा तो मैग्नीट्यूड क्या है। तो जब आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आपको आएगी 1 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, 1 रेडियन पर सेकेंड आएगा आपको, दैट इज यस 1 रेडियन पर सेकेंड। और मैग्नीट्यूड जब इसमें 1 पुट करेंगे तो मैग्नीट्यूड आएगा 0.2। तो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा, ये कट करेगा और फिगर कुछ ऐसा बनेगा, स्टार्ट करेगा एंटी क्लॉकवाइज और एंड करेगा क्लॉकवाइज। तो ये अच्छा ही क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन ये है आपका s+2 × s+3 और s² × s+1। इसमें भी आप सेम प्रोसेस करेंगे सब कुछ। तो स्टार्टिंग डायरेक्शन आपको क्लॉकवाइज मिलेगा और एंडिंग डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा, 5 to -90 डिग्री, ठीक है। स्टार्टिंग डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंडिंग डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, और स्टार्ट करना है -180 से, एंड करना है -90 पर। तो यहां से ये चले, स्टार्ट करना है क्लॉकवाइज तो यहां से ऐसे, ये एरो ही बता रहा है क्या कि ये क्लॉकवाइज स्टार्टिंग डायरेक्शन, और एंड करना है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पर ला करके हम ऐसे घूमेंगे, करेक्ट। तो ये बन गया इसका पोलर प्लॉट, ठीक है। तो ये इतना आपको प्रैक्टिस काफी है, और भी आपको प्रैक्टिस करना होगा नाइक्विस्ट में। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नाइक्विस्ट प्लॉट, ठीक है। देखिए नाइक्विस्ट प्लॉट का मेन जो इंपॉर्टेंस है वो स्टेबिलिटी के लिए ही है, कि आपका एक बार फिर से वही बात होगा जो हम लोगों ने राउथ-हर्विट्ज में किया, जो हम लोगों ने रूट-लोकस में किया, कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को ही देख करके और उसी की एनालिसिस करके हम लोग यूनिटी फीडबैक के क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का स्टेबिलिटी पता कर लेते हैं। रूट-लोकस में भी आपने देखा या राउथ-हर्विट्ज में भी कि क्लोज्ड लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी को हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से ही पता कर लेते हैं। जैसे GSHS दिया रहता है और इसी से रूट-लोकस बना करके या राउथ-हर्विट्ज निकाल के हम लोग राउथ-हर्विट्ज में कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन यूज करते थे, रूट-लोकस में या इसमें अब देखेंगे इसमें भी यही चीज होगा कि GSHS को ही देख करके हम लोग यूनिटी फीडबैक, मतलब जिस भी क्लोज्ड लूप सिस्टम का ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है ना, वो क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम स्टेबल होगा कि नहीं होगा वो हम इसी को देख करके निकाल देंगे, है ना। और नाइक्विस्ट इज मोर बेटर, ज्यादा अच्छा तरीका है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नाइक्विस्ट। देखिए नाइक्विस्ट प्लॉट को स्टार्ट करने से पहले, वैसे ये नाइक्विस्ट प्लॉट से ही रिलेटेड चीज है, लेकिन उससे पहले एक जनरल एक कंफ्यूजन हम लोग मिटाते हैं। देखिए किसी क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। GSHS इक्वल टू s+2 अपॉन s+1 × s-1। किसी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, किसी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। अब इसको देख करके क्या आप बता सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल होगा कि नहीं होगा। कई स्टूडेंट्स ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को ही देख करके ये बता देते हैं कि क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम स्टेबल होगा कि नहीं होगा। कैसे? जैसे ही उनको दिखाई दिया j-ओमेगा एक्सिस के राइट साइड में पोल, बस वो कह देते हैं कि सिस्टम अनस्टेबल है। जैसे अगर यहां पे हम देखें तो एक जीरो है -2 पर, है ना, मतलब अगर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए हम एस प्लेन में प्लॉट करें तो एक पोल है -1 पर, एक पोल है 1 पर और एक पोल है एक जीरोज है -2 पर। तो इसको देखते ही अगर आपसे सीधे ये दे दिया जाए और पूछा कि द क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम विल बी स्टेबल और अनस्टेबल, तो मेनी स्टूडेंट्स विल से दैट इट विल बी अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि दिख रहा है कि एक पोल का है राइट साइड में है। लेकिन ये बात आपको ध्यान में रखना है
कि जो पोल के पोजीशन से सिस्टम की स्टेबिलिटी का जो रिलेशन है वो क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल्स का है। अगर क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का कोई भी पोल j ओमेगा एक्सिस के राइट साइड में है तब सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल लोकेशन से आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा, ठीक है। और क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का पोल लोकेशन कैसे पता चलता है, तो क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का पोल लोकेशन पता चलता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स से। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स ही बनते हैं क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल, है ना। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, 1 + GSHS = 0, यही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो अगर हमको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ हो और पूछा जाए कि जिस भी कंट्रोल सिस्टम का ये है वो स्टेबल है कि नहीं है, सो बताइए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ बनाए हैं, देखिए ओपन लूप पोल्स तो -1 + 1 पर है, जीरोज s = -2 पर है, लेकिन सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। अगर आप इसको देख करके बोलते हैं कि सिस्टम अनस्टेबल है तो इट माइट बी करेक्ट, इट माइट बी रॉन्ग। आपने कुछ किया नहीं, आप ऐसे देख के बोल रहे हैं, सही भी हो सकता है, तुक्का वाली बात है, गलत भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाला, QS उसको नाम दिए जनरली बुक्स में है, और 1 + GSHS = क्या हो जाएगा, 1 + s + 2 / s + 1 × s - 1, करेक्ट ना। अब इसको ऊपर लिए एलसीएम वगैरह लिए तो ये आ गया s² + s + 1 / s + 1 × s - 1। अब जब आप इसको ब्रेक कीजिएगा तो इसके इमेजिनरी रूट्स आएंगे, उसको मैंने लिख दिया है s + 0.5 - 0.866 j and s + 0.5 + 0.866 j अपॉन s + 1। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूरा का पूरा फॉर्म में है। अब इससे पोल लोकेशन कैसे निकलेगा, इसको हम लोगों को इक्वेट करना होगा 0 से, तभी निकलेगा ना। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट से क्या होते हैं, पोल लोकेशन। तो जब हम इसको इक्वेट करेंगे 0 से तो नीचे वाला पार्ट तो सब इधर चला जाएगा 0, और ऊपर वाले पार्ट से दो रूट निकलेगा। एक निकला -0.5 + एक होगा -0.5 + j 0.866, और रूट चूंकि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में होता है, एक होगा -0.5 - j 0.866। मतलब ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का ये था एस प्लेन का, और अगर क्लोज्ड लूप का हम देखें तो -0.5 + 0.866 एक यहां मिलेगा तो एक यहां मिलेगा, है ना। दिस इज -0.5, this is +j 0.866 and this is -j 0.866, करेक्ट ना। ये पोल लोकेशंस मिलेंगे आपको। तो अब बताइए सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। सिस्टम इज स्टेबल क्योंकि पोल्स जियोमेट्रिक एक्सिस के लेफ्ट साइड में है, समझ में आ रही बात। तो जरूरी नहीं है कि जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जिस भी सिस्टम का लगता हो कि स्टेबल हो वो स्टेबल हो ही, ऐसा भी हो सकता है कि कोई इसमें दिख रहा है स्टेबल, हो सकता है वो अनस्टेबल हो, और कोई इसमें दिख रहा है अनस्टेबल, हो सकता है वो क्या हो, स्टेबल हो। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से आप नहीं कर सकते। अब तो तरीका क्या है, तरीका ये है कि आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालिए और ये कीजिए, बट दिस इज क्वाइट लेंथी। नहीं लेंथी है ना, बहुत लेंथी है। ये तो बहुत सिंपल था इसलिए आसानी से बन गया। अगर इसी में अगर काफी इसमें कई सारे पार्ट्स होते तो आपको बहुत दिक्कत होती। तो उसी दिक्कत को तो सॉल्व करने के लिए नाइक्विस्ट साहब ने दिया है, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया, है ना, उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को नाइक्विस्ट क्राइटेरिया से हम लोग आराम से बना सकते हैं, और आपको लंबा लंबा ये नहीं करना पड़ेगा कि इसको फिर आप ये करेंगे उसका रूट्स निकालें। तो इसी प्रॉब्लम के आप सिंपल किसी भी OLTF को, जैसे कि किसी भी OLTF को, OLTF आपको OLTF से ही हम लोग निकाल लेंगे कि वो उसका जो क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम होगा वो स्टेबल होगा कि नहीं होगा, बिना ये झंझट की। सिर्फ एक प्लॉट बनाना है जिसका 50% आई थिंक 80% पार्ट आप सीख चुके हैं, बस 20% पार्ट और सीखना है, और वो प्लॉट बना करके और थोड़ा सा कुछ हल्का सा कुछ देखना है, वो देख करके आप समझ जाएंगे कि ये सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि नाइक्विस्ट का मेन पर्पस क्या है।
नाइक्विस्ट का पर्पस है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को देख करके आप सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, ये धोखा खाने वाली बात है। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की स्टेबिलिटी कौन बताएगा? नाइक्विस्ट प्लॉट बताएगा। ठीक है, तो हम लोग इसी क्वेश्चन का आपने यहां से देख लिया ना कि ये स्टेबल है, अब हम लोग नाइक्विस्ट से देखेंगे कि सिस्टम कैसे स्टेबल बनता है। ठीक है, तो आइए करते हैं नाइक्विस्ट प्लॉट इसी क्वेश्चन का नाइक्विस्ट प्लॉट बनाएंगे और ये भी देखेंगे कि सिस्टम स्टेबल है अनस्टेबल है। देखिए सबसे पहले हम नाइक्विस्ट प्लॉट बनाना सीखते हैं। ठीक है, नाइक्विस्ट प्लॉट बनाना पहले सीखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि नाइक्विस्ट प्लॉट बना करके कैसे हम लोग नाइक्विस्ट प्लॉट से स्टेबिलिटी के बारे में पता कर सकते हैं। देखिए नाइक्विस्ट प्लॉट बनाना बहुत आसान है, इसमें कुछ स्टेप्स हैं सिंपल। सबसे पहले तो जो पहला स्टेप है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला स्टेप ये है कि ड्रॉ द पोलर प्लॉट ऑफ द गिवन OLTF। जो OLTF दिया हुआ है इससे पोलर प्लॉट बनेंगे, तो पोलर प्लॉट बनाना तो आप सीख ही चुके हैं। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में आप अगर देखिए तो इसमें हम लोग शॉर्ट अप्रोच नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि शॉर्ट अप्रोच का कंडीशन है कि नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, है ना। इसमें नेगेटिव साइन है तो शॉर्ट अप्रोच तो नहीं होगा, थोड़ा सा मेहनत पड़ेगा लेकिन हो जाएगा। तो अगर हम इसका GJ ओमेगा HJ ओमेगा निकालें, है ना, तो ये हो जाएगा 2 प्लस जे ओमेगा अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा एंड माइनस 1 प्लस जे ओमेगा। ठीक है, m का इक्वेशन क्या हो जाएगा? m इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जीजे ओमेगा HJ ओमेगा, ये हो जाएगा रूट अंडर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और फाई का, हाँ फाई में थोड़ा सा देखिए, फाई में हो सकता है आपको दिक्कत हो समझने में। ऊपर वाला क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ओमेगा बाई 2 माइनस इसका क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ओमेगा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप tan इनवर्स ओमेगा बाई -1 नहीं कर सकते हैं। मतलब जो है ये जो पॉइंट है -1 और जे ओमेगा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है ना। -1 plus j omega, real axis -1 something and j omega. This point is something like here, okay, and you have to get the angle this, okay ना, ये एंगल पता करना है। ठीक है, बोलिए। और ये एंगल क्या होगा? what will be this angle? theta, tan theta will be equal to, ये ओमेगा है और ये 1 है, तो tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हो जाएगा ओमेगा बाय 1, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा, 1 इज द मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये तो tan इनवर्स ओमेगा है, लेकिन हमको ये एंगल चाहिए, तो ये एंगल कैसे मिला? पाई माइनस tan इनवर्स, सॉरी दिस ये जो एंगल है ये क्या होगा? टोटल पाई माइनस थीटा, है ना। तो चूंकि बाकी जितने भी थे जैसे 2 प्लस जे ओमेगा, ये कहां होगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं होगा। 1 प्लस जे ओमेगा कहां होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं होगा। लेकिन ये जो -1 प्लस जे ओमेगा है ये सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी तरह से अगर आपको थर्ड क्वाड्रेंट का कोई मिल जाए, दोनों नेगेटिव, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पाई प्लस थीटा समथिंग लेना पड़ेगा, जो मैथमेटिक्स का चीज है। तो ये जो एंगल है, ये जो पॉइंट है, इसका एंगल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पाई माइनस, मतलब माइनस तो ये होगा ही, और इधर होगा पाई माइनस tan इनवर्स ओमेगा, करेक्ट ना। मैथमेटिक्स की चीज है, इसमें कुछ है नहीं। अब लेकिन गलती करते हैं स्टूडेंट इसमें, tan इनवर्स ओमेगा बाई 2 माइनस tan इनवर्स ओमेगा माइनस पाई, मतलब 180 प्लस tan इनवर्स ओमेगा। ठीक है, अब चूंकि हम लोग शॉर्ट अप्रोच लगा नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग टेबल बनाएंगे ओमेगा m और फाई का। तो मैंने ऑलरेडी बना करके रखा हुआ है, तो वो हम आपको बताते हैं और आप अपने से कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने घर पे करेंगे इसको। तो भाई साहब ये 0 पे मैग्नीट्यूड है 2, एंगल है -180 डिग्री। ठीक है, 1 पे मैग्नीट्यूड है 1.118 और एंगल है -153.43 समथिंग। ठीक है ना। 2 पे
मैग्नीट्यूड है 0.565 और एंगल है 135 डिग्री। 0.565 एंगल इज 135 डिग्री। 5 पे मैग्नीट्यूड है 0.207 and angle is something minus 101 0.31, ठीक है ना। ओके 10 पे मैग्नीट्यूड इज 0.1, सॉरी यहाँ पर 111 पॉइंट समथिंग, 111.8। 10 पे है आपका माइनस 101.31। 100 पे क्या है 0.01, that is minus 91 point something, minus 91.1 something, ठीक है। एंड फाइनली देखते हैं इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हो जाएगा 0, और पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0 हो जाएगा, और माइनस पाई बाई 2 सॉरी माइनस पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस 90 हो जाएगा, ठीक है ना। और इन पॉइंट्स को ध्यान में रख करके अगर हम प्लॉट बनाएं, ऑब्वियसली प्लॉट इधर ही है क्योंकि देखिए 0 पे मैग्नीट्यूड 2 है और एंगल कितना है माइनस 180 डिग्री, मतलब इधर से कहीं से स्टार्ट होगा ना, बोलो बोलिए सॉरी, तो माइनस 180 मतलब यहां से स्टार्ट होगा समथिंग 2 मैग्नीट्यूड के साथ, और उसके बाद देखिए जब मैग्नीट्यूड 1 है, सपोज हम इसको लेते हैं ना, ये पहला पॉइंट यहाँ लेते हैं 2 एंड माइनस 180, उसके बाद नेक्स्ट जो है 1.118 है ना, और एंगल माइनस 153.43 है, ठीक है, मतलब 153, ये कुछ यहाँ और ये कुछ इस तरह से यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, समथिंग लाइक दिस आई एम जस्ट डूइंग। ओमेगा इक्वल टू 2 पे मैग्नीट्यूड 1/4 समथिंग हो गया यहाँ, और एंगल है माइनस 135, बिल्कुल बीच में, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आप बढ़ते जाएं तो ये माइनस 90 पे, मतलब ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। दिस विल बी द पोलर प्लॉट ऑफ दिस गिवन OLT, ठीक है, इसका पोलर प्लॉट बन गया। तो नाइक्विस्ट प्लॉट बनाने का जो पहला स्टेप है वो है कि पोलर प्लॉट बनाइए। तो पोलर प्लॉट तो बन गया भाई, माइनस देके लॉन्ग अप्रोच यूज किए, लॉन्ग अप्रोच तो हर तरह के क्वेश्चन के लिए वैलिड है, यूज किए बना दिए, करेक्ट ना। अब सेकेंड स्टेप कहता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इस जे ओमेगा एक्सिस के अक्रॉस, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके अक्रॉस, या इस हॉरिजॉन्टल को एक मिरर मान के हम लोग पोलर प्लॉट का मिरर इमेज बनाएंगे, ठीक है। किसके क्रॉस, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के क्रॉस हम लोग पोलर प्लॉट का मिरर इमेज बनाएंगे। तो अगर हम मिरर इमेज को ब्लैक से बनाएं तो आप सोचिए इसका मिरर इमेज कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है ना, मिरर इमेज यही होगा। तो नाइक्विस्ट प्लॉट का पहला स्टेप है पोलर प्लॉट बनाइए, दूसरा स्टेप है पोलर प्लॉट का मिरर इमेज बनाइए, तो मिरर इमेज बना दी, ठीक है। अच्छा अब ध्यान दीजिए, मिरर इमेज तो बन गया, लेकिन जो एरो है ना, ये जो एरो है, दिस एरो विल कंटिन्यू, मतलब ऐसा नहीं है जैसे यहां से तो लगे कि इधर से भी एरो का भी मिरर इमेज ऐसे होना चाहिए, लेकिन मिरर इमेज बनाएंगे, मतलब आपको नोट्स में हम भेजे हैं, ड्रॉ मिरर इमेज ऑफ एक्चुअल पोलर प्लॉट हैविंग एरो इन द सेम डायरेक्शन, मतलब एरो इन द सेम डायरेक्शन, एरो फ्लो में रहेगा, जैसे यहां से ऐसे आया तो एरो ये ऐसे आया ना, एरो ऐसे ही, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है पोलर प्लॉट का, जो थर्ड पॉइंट, नाइक्विस्ट प्लॉट का जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि ज्वाइन द end point of mirror image plot with starting point of polar plot by the help of infinite right half circle, ठीक है। देखिए ये हम समझाएंगे आपको क्या है थर्ड पॉइंट, कि जो मिरर इमेज प्लॉट है उसके एंड पॉइंट को
एक्चुअल पोलर प्लॉट के स्टार्टिंग पॉइंट से मिलाइए। किसकी मदद से? इनफाइनाइट राइट हाफ सर्किल की मदद से। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखिए कि ये ऑलरेडी दोनों मिला हुआ है। मिरर इमेज का एंड कहाँ है? यहाँ, और पोलर प्लॉट का स्टार्टिंग कहाँ है? यहाँ। दोनों ऑलरेडी मिला हुआ है, तो इसको मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन, उसमें देखेंगे जरूरत पड़ेगी और उसमें समझेंगे कि इनफाइनाइट हाफ सर्किल क्या होता है। ठीक है ना? ठीक है। लेकिन जहां पर ऑलरेडी मिला हुआ हो वहां पे मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहां मिला हुआ नहीं हो वहां पे मिरर इमेज के एंड पॉइंट को पोलर प्लॉट के स्टार्टिंग पॉइंट से मिलाएंगे और उस मिलाने में एक इनफाइनाइट राइट हाफ सर्किल होना ही चाहिए। इनफाइनाइट राइट हाफ सर्किल मतलब एक ऐसा सर्किल जो कि राइट साइड में बनता है, इनफाइनाइट रेडियस का, उसके अंदर सारे पोल जीरो सब कुछ आ जाएंगे, वो होना ही चाहिए। उसको हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन में। यहां पर तो ये मिला ही हुआ है और इतना ही काम करने के साथ आपका नाइक्विस्ट प्लॉट खत्म हो जाता है। पहला काम है पोलर प्लॉट बनाइए, दूसरा काम है उसका मिरर इमेज बनाइए एरोस को साथ रखते हुए, तीसरा काम है मिरर इमेज के एंड पॉइंट को पोलर प्लॉट के स्टार्टिंग पॉइंट से मिलाइए बाय द हेल्प ऑफ इनफाइनाइट राइट हाफ सर्किल। और अगर ऑलरेडी मिला हुआ है तब तो कोई जरूरत नहीं, तो यहाँ पर ऑलरेडी मिला हुआ हो गया ना। अब देखें क्या है। अब देखिए, अब ये तो नाइक्विस्ट प्लॉट बन गया। अब नाइक्विस्ट प्लॉट से स्टेबिलिटी का कैसे पता चलेगा? तो देखिए, स्टेबिलिटी का बेसिक फंडा क्या है? स्टेबिलिटी का बेसिक फंडा ये है कि क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के कोई भी पोल जे ओमेगा एक्सिस के राइट साइड में नहीं होना चाहिए। बेसिक फंडा ये कि क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के कोई भी पोल जे ओमेगा एक्सिस के राइट साइड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब यहां पे हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के का इक्वेशन है। अब इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्लोज लूप ओपन लूप जीरोस देगा s इक्वल टू -2, नीचे में ये ओपन लूप पोल देगा, ये भी ओपन लूप पोल देगा। ठीक है, अच्छा नीचे यहां पे देखिए ये QS का इक्वेशन लिखे हैं हम, QS मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का। यहां पे जो ऊपर वाला पार्ट है, ध्यान से समझिए, जो ऊपर वाला पार्ट है वो इस ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कह सकते हैं कि ये करेक्ट मतलब ऊपर वाला जो पार्ट है, जैसे यहां पर ऊपर वाला पार्ट से क्या मिला? ओपन लूप के जीरोस। उसी तरह से ये जो ऊपर वाला पार्ट है इससे हमको मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जीरोस, और नीचे वाले पार्ट से क्या मिलेगा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के पोल्स। अच्छा, और हमको ये पता है कि ऊपर वाला पार्ट ही बनेगा क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल्स, क्योंकि जब इसको इक्वेट करेंगे जीरो से चला जाएगा तो ये, और नीचे लिखे भी है क्लोज्ड लूप पोल्स। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग जो क्लोज्ड लूप पोल्स हैं वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जीरोस भी हैं। ये चीज समझना है। देखिए तीन चीज है, यहां से मिला आपको ओपन लूप का जीरो कहां पे? s इक्वल टू -2 पे। ओपन लूप का पोल कहां पे? s इक्वल टू -1 पे और s इक्वल टू +1 पे। ये जो आप देख रहे हैं यहां से आपको मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा? यहां से मिलेगा क्लोज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जीरोस कहां पे? -0.5 +0.86 पर और -0.5 -0.86 पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जीरोस मिलेंगे, और यही क्या कहलाते हैं? क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल्स। ठीक है ना? ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जीरोस जो हैं वही क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल्स हैं, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो पोल्स हैं वो ओपन लूप के ही पोल्स हैं। जो ओपन लूप का पोल है वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का पोल है। अब देखिए, जो ओपन लूप का पोल है s+1 s-1 वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का भी पोल है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो पोल्स हैं वो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल्स दोनों सेम हैं, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो जीरोस हैं वो क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल्स हैं। ठीक है, ये बात समझना है। ओके, अब इतने बात के बाद एक आता है पॉइंट
एक जिसको कि साइंटिस्ट जो कुछ थे कॉची, CAUCHY, आपने सुना होगा नाम अगर, तो कॉची और भी कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर एक प्रिंसिपल दिया है ना, उस प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट। देखिए प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट उन्होंने कैसे दिया वो तो आर्टिकल है और ये इसका विषय है, लेकिन जो प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट है वो कहता क्या है उस चीज को समझिए। प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट, प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट कहता है कि इफ P इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन टू द राइट साइड ऑफ j ओमेगा एक्सिस। P क्या है? अगर P है नंबर ऑफ पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, नंबर ऑफ पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो पोल्स, जैसे यहां पर कितने, जैसे कैरेक्टरिस्टिक पोल्स का है -1 पर +1 पे, ठीक है, तो क्या है नंबर ऑफ पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन टू द राइट साइड ऑफ जियोमेट्रिक एक्सिस। अगर P है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से जो पोल्स निकल रहे हैं वो, या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो पोल्स है कितने पोल j ओमेगा एक्सिस के राइट साइड में। तो यहाँ एक क्वेश्चन से देखिए कितने पोल, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के दो पोल है, एक है -1 पर एक +1, तो कितना पोल राइट साइड में है j ओमेगा एक्सिस के? एक ही है ना, जो कि s इक्वल टू +1 पर है, तो दिस इज इक्वल टू 1 हियर। बोलिए, तो P प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट हम लोग समझ रहे हैं। P के अगर P है नंबर ऑफ पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन टू द राइट साइड ऑफ जियोमेट्रिक एक्सिस, और हमको पता है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो पोल्स होते हैं वो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के वही पोल्स होते हैं। तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, नंबर ऑफ पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन टू द राइट साइड ऑफ जियोमेट्रिक एक्सिस। यहां पर कितना है? 1 है, ठीक है। और दूसरा, अगर Z इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सॉरी नंबर ऑफ जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन टू द राइट साइड ऑफ j ओमेगा एक्सिस, ठीक है। और Z क्या है? Z है नंबर ऑफ जीरोस, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के कितने जीरोस j ओमेगा एक्सिस के राइट साइड में, ठीक है। ये क्या है? ये है Z, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन टू द राइट साइड ऑफ j ओमेगा एक्सिस। तो यहां पे देखिए क्या कोई भी जीरो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का राइट साइड में नहीं है, दोनों ही कहां है? लेफ्ट साइड में। तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। तो प्रिंसिपल ऑफ, अच्छा एक और बात समझिए, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जीरोस होते हैं वही होता है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं और CLT, नंबर ऑफ पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और पोल्स ऑफ CLT, तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और पोल्स ऑफ CLTF टू द राइट साइड ऑफ जियोमेट्रिक एक्सिस। तो अगर P है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जितने नंबर ऑफ पोल है राइट साइड में, और Z है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जितने जीरोस हैं राइट साइड में, तो प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट ये कहता है कि जो आपका OLTF है उसको देख करके आप नाइक्विस्ट प्लॉट बनाइए। सिर्फ OLTF को देखना है, नो वरी, कुछ भी नहीं, सिर्फ OLTF को देखिए और नाइक्विस्ट प्लॉट बनाइए, और वो नाइक्विस्ट प्लॉट एक क्रिटिकल पॉइंट, जैसे यहां पर m इक्वल टू 2 था, m इक्वल टू 0 पर ये -1
प्लस J0। प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट ये कहता है कि जो आपका किसी भी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से किसी भी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का जब नाइक्विस्ट प्लॉट बनाएंगे तो वो नाइक्विस्ट प्लॉट इस क्रिटिकल पॉइंट को, इसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, -1 प्लस J0। तो जो नाइक्विस्ट प्लॉट बनेगा वो इस क्रिटिकल पॉइंट को कितनी बार इंसर्किल करेगा, घेरेगा, है ना। तो कितनी बार घेरेगा, तो वो है n नंबर। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट, अगर P है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के पोल्स टू द राइट साइड ऑफ j एक्सिस, Z है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जीरोस टू द राइट साइड ऑफ j एक्सिस, तो OLTF से जो हम लोग नाइक्विस्ट प्लॉट बनाएंगे वो एक क्रिटिकल पॉइंट -1 प्लस J0 को घेरेगा n टाइम्स, और where n is equal to P minus Z। This is the principle of argument। principle of argument यही कि इनसर्किल घेरेगा, कितनी बार घेरेगा, तो P minus Z बार घेरेगा। अब आइए स्टेबिलिटी, अब प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट, अब नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया जो है, देखिए तो n इक्वल टू P minus Z ये प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट ने कहा। अब नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखिए स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल्स हैं उनको राइट साइड में नहीं होना चाहिए, j एक्सिस के राइट साइड में उनको नहीं होना चाहिए, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल्स को। और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का जो पोल्स होता है वो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जीरोस होते हैं, है ना। तो यानी स्टेबिलिटी के लिए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल्स को राइट साइड में नहीं होना चाहिए, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जीरोस को राइट साइड में नहीं होना चाहिए। तो जीरोस को राइट साइड में नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है कि फॉर स्टेबिलिटी z इक्वल टू 0, स्टेबल होने के लिए z की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और अगर यहाँ z इक्वल टू 0 पुट करें तो n इक्वल टू p। दिस इज नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया ये कहता है कि आपके पास जो OLTF है ना, जो भी OLTF है उसका आप लोग क्या करें, नाइक्विस्ट प्लॉट बनाएं। इसका तरीका हम लोग सीख गए, पहले पोलर प्लॉट बनाइए, फिर उसका मिरर इमेज बनाइए, फिर ज्वाइन कीजिए दोनों को राइट हाफ सर्किल से। अगर ऑलरेडी ज्वाइंड है तो राइट हाफ सर्किल बनाने की जरूरत नहीं है, पोलर प्लॉट बनाएंगे। और उसके बाद ये देखेंगे कि जो नाइक्विस्ट प्लॉट बनाएंगे उसके बाद ये देखेंगे कि वो नाइक्विस्ट प्लॉट इस क्रिटिकल पॉइंट -1 प्लस J0 को कितनी बार इनसर्किल कर रहा है, घेर रहा है, ठीक है ना। और जो नंबर ऑफ इनसर्किलमेंट है, अगर वो नंबर ऑफ पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन टू द राइट साइड ऑफ j एक्सिस, और हमको पता है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो पोल्स होते हैं वो OLTF के ही पोल्स होते हैं, यानी कि अगर नंबर ऑफ इनसर्किलमेंट बराबर है नंबर ऑफ OLTF पोल्स टू द राइट साइड ऑफ j एक्सिस, तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा, है ना। अगर नंबर ऑफ इनसर्किलमेंट, जितने OLTF को देख करके आपको क्या पता चल रहा है कि कितने पोल्स हैं राइट साइड में, एक पोल है, यानी तो P इक्वल टू कितना है, 1 है। अगर नंबर ऑफ इनसर्किलमेंट भी 1 के बराबर हो जाए तो इसका मतलब है कि सिस्टम स्टेबल है ना। तो ये यानी कि सिर्फ OLTF को देख करके आप क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की स्टेबिलिटी को बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट ये कहता है ना। और स्टेबिलिटी होने का, स्टेबल होने के लिए z को 0 होना चाहिए, यानी n को p के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो n इक्वल टू p is the stability criteria where p is the number of poles of OLTF to the right side of j omega axis। अच्छा, इसमें एक और भी पॉइंट है, अगर इनसर्किलमेंट क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज इनसर्किलमेंट, तो उसको हम लोग को काउंट करना है -1। अगर एक क्लॉकवाइज इंसर्किलमेंट होता है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट के क्रॉस अगर एक क्लॉकवाइज इंसर्किलमेंट होता है तो उसको काउंट करेंगे -1। क्यों है -1, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है ना। तो
एक क्लॉकवाइज इंसर्किलमेंट को -1 लेते हैं एंड 1 एंटी क्लॉकवाइज इंसर्किलमेंट को, जो आपकी जरूरत का है। मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम लोग क्या होता है P और क्या होता है 0, और किस तरह से OLTF ने CLTF की स्टेबिलिटी को बता दिया। अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट से ही, अब ये भी तो पॉइंट है ये कैसे आया, हमने तो पढ़ा कि ये है कैसे आया, तो ये और उसके डीप में है, और इसी से ये प्लस माइनस का चक्कर आता है। तो हम उसके बहुत ज्यादा डीप में जान रहे हैं। एक क्लॉकवाइज इंसर्किलमेंट है उसको -1 काउंट करेंगे, और एक एंटी क्लॉकवाइज इंसर्किलमेंट को +1 काउंट करेंगे। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, GSHS = S+2/S+1 ये था। अब इसके हिसाब से हमने नाइक्विस्ट प्लॉट बना लिया। अब नाइक्विस्ट प्लॉट बन गया, अब देखिए कि जो क्रिटिकल पॉइंट है -1 + j0, इसका इंसर्किलमेंट कितनी बार हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां से अगर स्टार्ट करें तो ऐसे घूमा और m = 2 था यहाँ, यानी इस -1 + j0 को एक बार हमने इंसर्किल किया, और किस डायरेक्शन में इंसर्किल किया है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी n = 1 है। और OLTF देख करके क्या लग रहा है कि ये सिस्टम का एक पोल है राइट साइड में, है ना, एक पोल राइट साइड में, तो P = कितना है, 1 है। तो सिंस n = P, देयरफॉर सिस्टम इज स्टेबल, जो कि यहाँ से भी प्रूव हो रहा है और यहाँ से भी आ रहा है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आपको होमवर्क देंगे। देखिए एक क्वेश्चन है, GSHS = 1/s × S+1। ठीक है ना, इसका हम लोग को चेक करना है कि वेदर ये जिस भी क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का है ये, तो वो सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले इसका पोलर प्लॉट बनाने का प्रयास किया, उसके लिए G ज्योमेट्री किए, m निकाले, इन्फिनिटी आ गया 0 पर और ओमेगा = इन्फिनिटी पे 0, शॉर्ट अप्रोच यूज कर सकते हैं। ठीक है, और वहां से निकाले तो एंडिंग डायरेक्शन क्लॉकवाइज, स्टार्टिंग डायरेक्शन क्लॉक, ऐसा कुछ पोलर प्लॉट बना। पोलर प्लॉट ऐसा बना। नाइक्विस्ट प्लॉट कैसा बनेगा, पहले इसका मिरर इमेज लेना होगा और इसका डायरेक्शन ऐसे रखेंगे। ठीक है, अब देखिए जो पहला पॉइंट है वो ये है कि पोलर प्लॉट बनाइए, दूसरा पॉइंट है कि मिरर इमेज लीजिए, एरो का डायरेक्शन सेम रखिए, इतना कर दिए। थर्ड पॉइंट ये है कि जो एंड पॉइंट है मिरर इमेज का, उसको पोलर प्लॉट के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट करना है बाय द हेल्प ऑफ इनफाइनाइट राइट हाफ सर्किल। इनफाइनाइट राइट हाफ सर्किल क्या होता है कि वो एक इनफाइनाइट रेडियस का सर्किल है, जो कि राइट साइड, मतलब राइट साइड में तो होना ही चाहिए, लेफ्ट में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, राइट साइड में उसको होना ही चाहिए इनफाइनाइट रेडियस का, इस तरह से। और उसका काम है इसके एंड पॉइंट को इसके एंड पॉइंट से मिलाना। ठीक है, उसके बाद जो राइट हाफ सर्किल होता है उसका डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो हमने मिरर इमेज के इसको आप 0 डिग्री और जो हम लोग लिखते हैं वो सब लिख सकते हैं आप, 90 डिग्री और -270 व्हाटएवर, और ±180 डिग्री, और ये -90 डिग्री और +270, ये सब तो वैसे ही है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना है भाई, ये हो गया ना, +90 डिग्री और -270 डिग्री, तो ये कनेक्ट हमने कर दिया। ठीक है, -1 + j0 जो क्रिटिकल पॉइंट है वो कुछ यहाँ पर होगा, -1 + j0। ठीक है, तो राइट हाफ सर्किल जो है आपका, उसका ये एक पॉइंट है कि राइट साइड में होना ही चाहिए, इनफाइनाइट रेडियस का है, और उसका डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज होना चाहिए। ये नाइक्विस्ट प्लॉट बन गया। ठीक है, अब आपको नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को लगाना है। ठीक है, वो क्या क्राइटेरिया कहता है कि नंबर ऑफ इंसर्किलमेंट, अगर नंबर ऑफ पोल टू द राइट साइड ऑफ ज्योमेट्रिक एक्सिस के बराबर है तो सिस्टम क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। यहाँ पे देखिए, या z की वैल्यू अगर 0 है तो सिस्टम में स्टेबल, z कैसे निकलेगा, निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि n = p - z। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ इंसर्ट, इस पॉइंट को क्या हम लोग इंसर्किल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, ये तो इधर ही रह गया ना,
तो नंबर ऑफ इनसर्किलमेंट कितना है ना, सिंस n इक्वल टू 0, n कितना है 0। और जो OLTF से देखिए क्या कोई भी पोल राइट साइड में आपको मिल भी रहा है, नहीं मिल रहा है, तो P इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो सिंस n इक्वल टू P देयरफॉर सिस्टम इज स्टेबल। और ये भी 0 ये भी 0, तो Z भी क्या हो जाएगा, तो सिस्टम क्या है स्टेबल है। समझ में आ गया ना। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको OLTF को देखना है, उसका नाइक्विस्ट प्लॉट बनाना है और नंबर ऑफ इनसर्किलमेंट देखना है, डायरेक्शन देखना है। अगर क्लॉकवाइज है इनसर्किलमेंट तो उसको काउंट करेंगे -1, अगर एंटी क्लॉकवाइज है इनसर्किलमेंट तो उसको काउंट करेंगे +1। और अगर n इक्वल टू P है तो इसका मतलब है कि सिस्टम स्टेबल है, और अगर n इक्वल टू P नहीं है तो सिस्टम अनस्टेबल है। समझ में आ गई बात। वहां से आप इसी क्वेश्चन से Z भी निकाल सकते हैं कि कितना Z है। ठीक है, तो आपको हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन आप कीजिएगा। GSHS इक्वल टू 10 अपॉन s प्लस 1, GSHS इक्वल टू 10 अपॉन s प्लस 1 इंटू s प्लस 2, GSHS इक्वल टू 10 अपॉन s स्क्वायर इंटू s प्लस 4 इंटू s प्लस 2, GSHS इक्वल टू 10 अपॉन s क्यूब इंटू s प्लस 10, GSHS इक्वल टू 1 अपॉन s इंटू 1 माइनस s। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस कीजिएगा, बना के देखिएगा, स्टेबिलिटी चेक कीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।